नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोविड ने आज भारत के दो आंदोलन पुरुषों को छीन लिया। पर्यावरण के लिए लड़ने वाले सुंदरलाल बहुगुणा और महानगरों में पैदल चलने वालों के अधिकार के लिए लड़ने वाले प्रोफेसर दिनेश मोहन। सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन के कई रूप आज भी जिंदा हैं। कुछ समय पहले आपने दिल्ली में देखा होगा, जब सरोजनी नगर के इलाके में लोग पेड़ों को घेर कर खड़े हो गए थे और मुंबई के आरे के जंगलों को बचाने नौजवान निकल पड़े। सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन पर तमाम किताबें हैं। वो अपना जीवन किताबों से बाहर जीते रहे। चिपको आंदोलन के कई नाम हैं, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा सबकी पहचान है। सुंदरलाल बहुगुणा के पास पर्यावरण के मसले को समझाने की अपनी ही एक खास भाषा थी। क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये है जीवन के आधार। उन्होंने बांध का विरोध किया, लेकिन उनके जीवन में ही इतने बांध बन गए कि वे बांधों से घिर गए। इसके खिलाफ सत्याग्रह भी किया, उपवास पर भी रहे, अपने शरीर को कष्ट देकर यह समझाने की कोशिश करते रहे कि कुदरत का कष्ट कहीं ज्यादा बड़ा है, उसे जल्द समझा जाना चाहिए। पूरे देश में वृक्ष खेती पॉपुलराइज करो, पेड़ों की खेती। उससे दो लाभ होंगे, एक तो बारिश आएंगी, पानी कंजर्व होगा, और दूसरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा ने लिखा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि विश्वव्यापी विचार बन चुके थे, जिन्हें 7 समंदर पार के देशों की सरकारों और लोगों ने तो समझा, लेकिन दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त हमारी सरकारें देखने और समझने से इनकार करती रही। हमारे कारोबारियों, नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों की चौकड़ी का ईमान इतना गिरा हुआ रहा कि वो सच को सामने देखकर भी उससे मुंह फेरते रहे। नतीजा सुंदरलाल बहुगुणा ने जो आगाह किया वो सामने दिखने लगा है। हिमालयी क्षेत्रों में आए दिन आ रही विपदाएं उनकी दी हुई समझदारी से नजर फेरने का ही नतीजा हैं। जहाँ पानी के जो स्रोत हैं वो कमते होते जाएंगे, तो इसका पहला हुआ जो असर जो है वो पानी पर पड़ेगा, है ना। और पानी ऐसा है उसको आप कहीं से मंगा नहीं सकते। जब यहाँ पर अनाज का अभाव हुआ था तो विदेशों से अनाज आया था, लेकिन पानी कहाँ से आएगा। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के दौरान जो संस्कार उनके भीतर पनपे, वो ताज जिंदगी उन्हें आगे का रास्ता दिखाते रहे और नई पीढ़ी की रोशनी बने। लेकिन ये रोशनी थामने वाला हाथ शायद अभी उतने ताकतवर नहीं हो पाए कि सरकारों की आंखों के आगे उजाला कर सके। सरकारों ने अगर सुंदरलाल बहुगुणा की बात सुन ली होती तो ऐतिहासिक टिहरी तो बच ही गया होता। भागीरथी और भिलंगना नदियों का मीलों लंबा विस्तार आज भी कलकल बहती हिमधाराओं से सराबोर होता। लेकिन आज वहां एक ठहरी हुई झील की सड़ांध है, जिसके नीचे कितनी ही यादों ने समाधि ले ली, कितने ही सपनों की बलि चढ़ गई। खूबसूरत गांव खेत डूब गए, जिंदगी की किलकारियों से गूंजता ऐतिहासिक शहर गुम हो गया। मिला क्या? बमुश्किल 700 से 800 मेगावाट बिजली। उसमें भी उनका हिस्सा नहीं, जिन्होंने इस बांध के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। सोशल वर्कर जो है वो लंबी दृष्टि होती है, वो कई पीढ़ियों के लिए सोचता है। और पॉलिटिशियन थोड़े समय के लिए सोचता है, थोड़ी देर में चमत्कार दिखा दूं, बस फिर वोटें प्राप्त हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों का आलिंगन करने वाली पीढ़ी के एक नायक थे। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे चिपको आंदोलन के प्रणेताओं में से एक। आज हिमालय को देखने का एक खूबसूरत नजरिया चला गया। उसी तरह राजधानी दिल्ली को आम लोगों के हिसाब से देखने का नजरिया भी चला गया। प्रोफेसर दिनेश मोहन दिल्ली एक राजधानी के रूप में और एक शहर के रूप में कैसे बेहतर हो, इसे लेकर लगातार आवाज उठाने वाले प्रोफेसर दिनेश मोहन नहीं रहे। उनके ख्वाबों का शहर ऐसा होना था जहां कार वालों से ज्यादा पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों को जगह और अधिकार मिले। अगर आप इस शहर में कार से नहीं चलते हैं, पैदल चलते हैं, बस से चलते हैं, ऑटो से चलते हैं और साइकिल से चलते हैं, तो कहा जा सकता है कि आज आपने अपनी आवाज खो दी। आईटी बॉम्बे से पढ़ने और मिशिगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद
आईआईटी दिल्ली लौटते हैं तो पढ़ाने और रिसर्च का जीवन चुनते हैं। प्रोफेसर दिनेश मोहन उन लोगों में से रहे जिन्होंने पहली बार भारत में पैदल चलने वालों के अधिकार की बात की। उन्होंने लिखा, बोला, समझाया कि कैसे कार वालों ने शहर के हर जगह पर कब्जा कर लिया है। वे कारों के विरोधी नहीं थे, लेकिन इस बात के हिमायती थे कि अगर पार्किंग की जगह है तो कार हो। यह नहीं होना चाहिए कि पैदल चलने वालों की जगह पर पार्किंग बना दी जाए और जगह ना हो तो मोहल्ले की हर जमीन पर कारें खड़ी कर दी जाएं, कार वालों का कब्जा हो जाए। परिवहन की नीति क्या होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होना चाहिए, इसे लेकर प्रोफेसर दिनेश मोहन ने दिल्ली और देश भर में गंभीर बहस छेड़ दी। बताया कि कैसे परिवहन की नीतियां कार बनाने वालों के लिए बनाई जाती हैं, गरीब लोगों के लिए नहीं। प्रोफेसर मोहन के छात्र लिख रहे हैं कि जब वे विदेश जाना चाहते थे, प्रोफेसर मोहन ने उन्हें भारत में रहकर काम करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर मोहन ने हेलमेट की डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए काम किया, साइकिल की सुरक्षा पर काम किया, सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम रिसर्च पेपर लिखे। बहुत कम इंजीनियर हुए हैं जिन्होंने समाज के हाशिए के अधिकार की लड़ाई लड़ी और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और उनके लिए जगह बन सके शहर में, इसके लिए मॉडल बनाया। दिल्ली जितनी भी बेहतर हुई है चलने फिरने के मामले में, उसकी बुनियाद में प्रोफेसर मोहन की सोच रही है। यही सोच सुंदरलाल बहुगुणा की रही। हमारी श्रद्धांजलि। आज अधिकारों के लिए लड़ने वाली दो प्रमुख हस्तियां हमसे जुदा हो गईं, तो कुछ लोग अब भी हैं जो अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जेल में लड़ रहे हैं और दूसरों की भी लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई से अदालतों को चुनौती दे रहे हैं और फैसलों के अंतर्विरोध को उजागर कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा मामले में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे के लिए पैरोल पर अपनी बीमार मां को देखने की इजाजत मिलती है कोर्ट से, लेकिन दिल्ली दंगों में आरोपी बनाई गई नताशा नरवाल को कोविड से संक्रमित अपने पिता को देखने के लिए जमानत नहीं मिली। उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार में जाने के लिए जमानत मिली। भीमा कोरेगांव मामले में बंद सुरेंद्र गाडलिंग की मां गुजरी तो उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए उन्हें जमानत नहीं मिली। फादर स्टैन स्वामी को इलाज के लिए जेजे अस्पताल लाया गया। उसी दिन जेल प्रशासन तलोजा जेल ले जाने लगा। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने वापस अस्पताल लाने का आदेश दिया और एक कमेटी बनाई जो स्टैन स्वामी की हालत का मुआयना करेगी। 21 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट में स्टैन स्वामी के मामले की सुनवाई हो रही थी। स्टैन स्वामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 8 महीने पहले जब उन्हें जेल लाया गया तब चल फिर सकते थे, लेकिन जेल के भीतर हालत इतनी खराब है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। स्वामी अपनी ही नहीं, जेल में कैद अन्य कैदियों की खराब हालत को लेकर भी आवाज उठा रहे थे। अदालत ने उन्हें जेजे अस्पताल भेजने का सुझाव दिया तो मना कर दिया। दूसरे अस्पताल में जाने से भी इनकार कर दिया। स्वामी ने कहा कि अदालत से सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं, उनके साथ जो भी हो वो रांची में अपनों के बीच रहना चाहते हैं। उन्हें दूसरे अस्पताल में नहीं जाना है। जेजे अस्पताल 3 बार गया हूं, अब वहां नहीं जाना है। अगर यही चलता रहा तो मैं और कष्ट सहता रहूंगा और हो सकता है मैं बहुत जल्दी मर जाऊं, मगर मैं जेजे अस्पताल जाने के बजाय यही पसंद करूंगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है, मेरी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है और जेजे अस्पताल की छोटी छोटी गोलियों से मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। इस मामले में अब सुनवाई 7 जून को होगी। स्वामी को कोविड के लक्षण थे, लेकिन कोविड टेस्ट नहीं हुआ, उनके वकील ने कोर्ट में कहा। ये सब भीमा कोरेगांव मामले में बंद आरोपियों के परिजन इस बात को लेकर परेशान हैं कि जेल में कोविड का संक्रमण फैल रहा है और वहां कोविड के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उनकी जान को काफी खतरा है। सुधा भारद्वाज को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी बेटी ने याचिका दायर की है कि मेडिकल आधार पर जमानत दी जाए। वकील ने कहा कि 50-60 कैदियों के लिए 3 बाथरूम हैं, सफाई नहीं है, सामाजिक दूरी नहीं है। वहां 3 कैदियों को कोविड हो गया था। 7 अप्रैल से ही सुधा भारद्वाज की तबीयत खराब है। उनकी तबीयत बिगड़ जाने के बाद अस्पताल में उन पर किए गए टेस्ट की रिपोर्ट उनके परिवार को नहीं दी गई थी। आज की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत हर कैदी को यह अधिकार है कि उनकी मांग पर उनकी मेडिकल जांच हो, उन्हें दवा मिले और उस जांच की रिपोर्ट उन्हें दी जाए। सुधा भारद्वाज के वकील ने जमानत याचिका वापस ले ली और कहा कि अगर सुधा भारद्वाज को सही इलाज मिलता रहे तो वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के लिए फाइल नहीं करेंगे। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुरेंद्र गाडलिंग, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा
आनंद तिलतुंबडे, इन सब को कई तरह की बीमारियां हैं। संक्रमण होने की स्थिति में इनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इनके परिजन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत और कभी इलाज के लिए गुहार करते रहते हैं। 15 मई को राजनीतिक कैदियों के परिजनों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया कि ज्यादातर बंदी 60 साल से ऊपर के हैं और कई रोगों से ग्रस्त हैं। इन कैदियों के परिवार वालों ने हाल ही में जूम मीटिंग के जरिए एक दूसरे से संपर्क किया और हालात पर चिंता जताई, सबसे मदद की अपील की। तालोजा सेंट्रल जेल में जहां पर सुधीर धावले रखे गए हैं, वहां पर कई बंदी संक्रमित हुए हैं। कोई डॉक्टर नहीं, 3 डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक हैं। सुधीर धावले और फादर स्टैन स्वामी को टीका नहीं मिला क्योंकि आधार कार्ड नहीं था, यह जानते हुए कि उनके दस्तावेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नहीं है, इस आधार पर कैदियों को टीका देने से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर टीका क्यों नहीं दिया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही निर्देश है। भीमा कोरेगांव के आरोपियों को हर बात में ही कोर्ट जाना पड़ता है। स्टैन स्वामी को पानी पीने के लिए सिपर चाहिए था तो कोर्ट गए, सुनवाई हुई। कब अस्पताल जाना है, किस अस्पताल में जाना है, इसे लेकर भी कोर्ट जाना पड़ता है। इसी मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू को कोविड होने के बाद के परिवार को अदालत में गुहार लगानी पड़ी कि पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस S.J. कठवल्ला और जस्टिस S.P. तवाड़े ने कहा कि मरीज को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार मिलना चाहिए। NIA ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह एक परिपाटी बन सकती है। तब अदालत ने कहा कि परिवार को कम से कम संतोष तो मिले कि अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस समय में यह परिपाटी बन जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परिवार इलाज का बिल भरने के लिए तैयार भी है। Recently, that is on May 3rd, he had an extremely severe eye infection. It was so bad that his cheeks were swollen up, his eyes were protruding, almost like I heard that it was almost like it was falling out, and his forehead was swollen. He was in really great pain, and in spite of it, he had to make so much noise even to go to be, even to be treated in the hospital. I was not properly examined. His COVID test was not done, and he was just sent back with more antibiotics. And this did not solve the problem. And then now after that, his vision started getting affected. I started getting blurred, and he started having double vision, and there was no coordination between both the eyes. And then again he made desperate calls, somehow reached out, and again we had to really keep on calling the jail. He literally had to go to the press and make an appeal, and last he was taken to JJ hospital where CT scan was done, and then they also did the COVID test and found him COVID positive. 11 मई को दिवायर ने रिपोर्ट किया है कि जहां हैनी बाबू बंद हैं, उस जेल की क्षमता 2124 है और यहां 3500 कैदी हैं। एक तरफ अदालत जेलों में भीड़ कम करने के आदेश दे रही है, मजिस्ट्रेट को 48 घंटे में याचिका पर फैसले के अधिकार दे रही है ताकि जेल खाली हो। दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव के आरोपी जमानत और इलाज के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 10 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कोविड के मामले में बढ़ोतरी और जेलों में भीड़ से आरोपियों के साथ साथ पुलिस और जेल कर्मियों को खतरा है। ऐसे में कथित अपराधी को निश्चित अवधि के लिए अग्रिम जमानत दी जा सकती है जिससे जेल के भीतर संक्रमण ना फैले। रवीश, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, किसी समाज और सभ्यता का आंकलन अगर करना है तो उनकी जेलों को देखें। मैं ये समझता हूं कि विंस्टन चर्चिल ने जो कहा था कि ह्यूमैनिटी, फेयरनेस और कैसे आप क्राइम और क्रिमिनल्स को ट्रीट करते हैं, यह पैमाना है जनतंत्र को नापने का। सिर्फ चुनाव जनतंत्र की यार्डस्टिक नहीं है। हमारी जेलों की क्या हालत आपको बताएं। 4,66,084 इनमेट्स हैं हमारी जेल में। ओवर क्राउडिंग है। पर डे 67.85 रुपीज हर इनमेट पे खर्च होता है। उसी में उसका खाना है, कपड़े हैं, मेडिकल है, वेलफेयर है, एजुकेशन है। ओवर क्राउडिंग है 118.4%। कई स्टेट्स में, 17 स्टेट्स में ओवर क्राउडिंग है और कहीं पे 250% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी है। जो आर्थर रोड जेल की पिक्चर और वीडियो इंग्लिश जज को दिखाया गया था विजय मल्ल्या और नीरव मोदी के मामले में, वो रियलिटी सारी जेलों की नहीं है हमारे यहां। आप ये सोचिए कि अब ये जो मामला 16 लोग हैं भीमा कोरेगांव के, उनके बारे में
आप सोचिए क्या व्यू हम ले रहे हैं। चीफ जस्टिस बोबडे ने पिछले साल यह कहा था कि कोरोना की वजह से ओवर क्राउडिंग कम की जाए। अब तो फॉरेंसिक लैब अमेरिका की आर्सेनल कंसल्टिंग, उसने बता दिया कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में तो हैकर ने 22 फाइल इंक्रीमेटिंग जो है वो डाल दी थी। जब किसी को जेल होती है तो उसका आर्टिकल 19 राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कर्टेल होता है। आर्टिकल 21 का राइट टू लिबर्टी पूरी तरह कर्टेल नहीं होता, बस मूवमेंट के हद तक कर्टेल होता है। वो राइट उसके मौजूद रहते हैं। राइट टू बी ट्रीटेड विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू हेल्थ। जेलों में तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। आप देखिए रवीश कि बेल के मामले में कितनी कंट्राडिक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ललित मोहन थापर के लिए रात के 12 बजे बैठ गई और बेल दे दी गई, और यहां मोहसिन शेख के मामले में बेल इसलिए दे दी गई कि एक्यूज जो है वो विक्टिम के रिलीजन से और कपड़ों से प्रोवोक हो गया। ये जो लोग हैं ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये पॉलिटिकल ऑफेंडर्स हैं, ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं हैं, हार्ड एंड क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये डकैत और टेररिस्ट नहीं हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो रोमिला थापर की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हुई थी उसमें कहा था कि इन्होंने कोई वायलेंस नहीं की है, इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से गौतम नवलखा की पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की, लॉ सेक्शन 167 सीआरपीसी में यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर पूरा नहीं हुआ और आपका जुर्म जो है वो पनिशेबल है सजाए मौत से, लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये 10 साल की सजा के लिए, तो आपको बेल दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को एक लिबरल इंटरप्रिटेशन करके, डीमिंग फिक्शन करके, वो 34 दिन जो वो कस्टडी में अपने घर में रहे उसको भी काउंट कर लेना चाहिए था। हमारे यहां तो डीमिंग फिक्शन में कंपनी भी जूरिस्टिक पर्सन है, गंगा भी जूरिस्टिक पर्सन है, एक आइडल और मूर्ति भी जूरिस्टिक पर्सन है। आफ्टर ऑल अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकते तो वो जेल है, घर को जेल बना दिया गया। मैं समझता हूं कि जो भी जज जब बेल देने बैठे तो उसको लिटरल इंटरप्रिटेशन ना करके लिबरल इंटरप्रिटेशन करना है, लिबर्टीज को अपहोल्ड करना है। अगर किसी इंटेलेक्चुअल ने, एक्टिविस्ट ने क्राइम किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बेल ना मिले 84 साल का आदमी, 75 साल का आदमी, इनसे कोई खतरा नहीं। अभी देखिए प्रतीक जैन के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, सजा जब होगी जब अभियुक्त जिंदा रहेगा। बहुत अच्छा जजमेंट दिया। मैं समझता हूं ये सारे एक्टिविस्ट और ये सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये जिंदा रहें तभी इनको सजा होगी, इसलिए बेल के मामले में इनके बहुत लिबरल एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है। हवा, पानी, चलने और जीने के अधिकार की बात हो गई, अब टीका के अधिकार की बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री ने बनारस में चिकित्सकों से बात की और कोविड से मरने वाले परिवारों को दिलासा दिया, दुख जताया, श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने फिर से टीका पर जोर दिया। हालत यह है कि टीका केंद्र बंद होने लगे हैं। बीच बीच में टीका बनाने वाली कंपनियां अपने लक्ष्य को इतना बड़ा कर देती हैं कि हेडलाइन मोटी हो जाती है, मगर कुछ समझ नहीं आता कि इस खबर से गुदगुदी हो रही है या जी घबराने लगा है। टीका चाहिए अभी, लेकिन दावे हो रहे हैं जुलाई, दिसंबर और अगले साल कितने टीके का उत्पादन होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनके पास तो कोविशील्ड भी नहीं है जिससे 18 से 44 साल के लोगों को टीका दे सकें। कोवैक्सीन का स्टॉक भी जल्दी खाली होने वाला है। शरद शर्मा जामा मस्जिद के एक टीका केंद्र गए, वहां देखा कि जहां हर दिन 1000 टीके लगते थे अब 300 भी नहीं लग रहे हैं। मैं इस वक्त जामा मस्जिद के सरकारी स्कूल में हूं जहां पर कोविशील्ड लग रही है, और इस सेंटर पर देखिए बताते हैं आपको कि किस तरह से पहले के मुकाबले कोटा कम हुआ है, वैक्सीन कम लग रही है क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म होने वाला है, बिल्कुल अंतिम चरणों में है। मेरे साथ गयूर अहमद हैं जो इस सेंटर के वैक्सीन सेंटर के इंचार्ज हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा मुझे बताइए कि पहले आप लोगों को साइट कितनी है आपकी यहाँ पर? हमारे यहाँ 5 साइट है। 5 साइट हैं, तो एक साइट पर कितना मिलता था? टोटल कितना आपका डेली का कोटा था? पहले हमें 150 थे, अब 3-4 दिन पहले से हमारे 200 करीब हुए थे। अच्छा, लेकिन आज हमारे पास 280 ही डोज आई हैं। यानी कि मतलब पूरे दिन में सारा मिला के कितनी वैक्सीन डोज आपके पास हुआ? 1000 आ रही थी लेकिन आज 280 आई हैं। अच्छा,
1000 यानी कि एक सेंटर पर 200 भी मान लें, 5 आपके साइट हैं तो 200 मान लें तो 1000 आया करती थी, आज 280 ही रह गई हैं। जी सर। तो ये घटते घटते इस पर आई हैं। आज ही इतनी आई है, वरना पूरी आ रही थी डेली। अच्छा, तो कुछ बताया गया है कि ये ऐसा क्यों है? नहीं, हमें पास और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना ही हमें पता भी, बस जो आई हैं हम उनको लगा रहे हैं, जब तक वो लगेंगी तो उसको पूरा करेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि गुरुग्राम में लोग कार में बैठकर टीका लगा रहे हैं। अगर यह हो सकता था तब घर घर जाकर टीका दिया भी जा सकता था। इतने दिनों से यह सब क्यों हो रहा था कि अस्पताल के भीतर जाना होगा, वहां एक कमरा होगा, ये होगा, वो होगा, पुलिस होगी जो जांच करेगी आधार कार्ड की। अब यह सब तो नहीं हो रहा है, तो पहले भी नहीं होता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि घर घर जाकर टीका देने पर फैसला किया जाए। विकलांग लोगों की कई संस्थाएं हैं जो घर घर जाकर टीका देने की मांग कर रही हैं। 60% से अधिक विकलांगता वाले विकलांगजनों, वृद्धों, बीमार तथा महिलाओं के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की जाए ताकि वे बिना प्रतीक्षा किए हुए टीकाकरण करा सके, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि दिव्यांग और वृद्ध लोग बिना किसी सहारे के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। ये प्रस्ताव मोहम्मद नफीस ने रखा है। फिर मैंने समिति की ओर से जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एक स्पीड पोस्ट पत्र भेजा, जिसमें मैंने मांग की कि दिव्यांगों के हित में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी सहयोग के नहीं जा सकते, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि दिव्यांग, वृद्ध एवं महिलाएं टीकाकरण पर उपस्थित होकर बिना बारी की प्रतीक्षा किए हुए टीकाकरण करा सके। सौरभ शुक्ल की एक रिपोर्ट है। दिल्ली से सटे गांवों की हालत दूर दराज के गांवों जैसी हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें ही अस्पताल ले जाने की जरूरत है। ये यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के दादरी का एक गांव लाहुरली का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां कोरोना काल में डॉक्टर होने चाहिए, वहां गोबर के उपले भरे हैं। जिस कमरे में ऑक्सीजन और बेड होने चाहिए, वहां जानवरों के खाने वाला भूसा भरा हुआ है। 72 साल के राजपाल सिंह के घर मातम है। बुधवार को राजपाल के भाई महिपाल सिंह की मौत हो गई। महिपाल सिंह को कई दिनों से बुखार था, अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और अस्पताल के रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राजपाल कहते हैं कि अगर ये स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो उनके भाई बच गए होते। मेरा भाई छोटा, अभी परसों ही हल्का सा बुखार हुआ, बस उसी में सोचा कब अस्पताल ले चलें, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यहाँ सुविधा होती घर के दर्जे पे तो बस जाते। इस बंद पड़े सामुदायिक केंद्र से ठीक 50 मीटर दूर 70 साल के हरवीर को कोरोना हुआ है। बेचारे घर में ही ऑक्सीजन लगाकर पड़े हुए हैं। न देखने वाला कोई डॉक्टर है, न ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर। यहां से नजदीकी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर दादरी में है। 10 हजार की पॉपुलेशन में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना, ये भी बंद पड़ा है। गवर्नमेंट का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, किसी एमएलए एमपी का मुझे लगता है हमारी तरफ कहीं फोकस ही नहीं है। हम यहां से निकलकर दादरी के ही छिठेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो यहां हमें ताला लगा मिला। गांव के प्रधान मनीष भाटी बताते हैं कि यहां 1 महीने से ताला लगा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया। तो यहाँ के एसडीएम होंगे, तहसीलदार होंगे, जो अधिकारी, उनको बोला नहीं कि सो चलवाइए, शुरू करवाइए। बुलवाया कई बार पहले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गौतम बुद्ध नगर में इस हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्हें कुछ गांवों के प्राथमिक केंद्रों का रंग रोगन कर दौरा भी कराया गया, लेकिन असलियत में यहां के सैकड़ों गांव कोरोना के दौर में राम भरोसे हैं। एक बहुत पुराना शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हकीकत में यहाँ पर गोबर
कूड़ा करकट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ के गांव वालों का कोई माई बाप नहीं है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ दादरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी मनीष शर्मा ने ऐसे ही एक और अस्पताल की रिपोर्ट भेजी है, जो लाखों रुपए में बनकर तैयार तो हुआ, लेकिन कई दिनों से ताला बंद है। 2 एकड़ की जमीन में यह अस्पताल खड़ा है। गौतम बुद्ध नगर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर 78 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ। इस अस्पताल पर 1 लाख ग्रामीणों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। 15 मई को इलाके के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने ताला खोला। 2 दिन तक वहां वार्ड बॉय रहा, फिर ताला लटक गया। 20 से अधिक दिनों से बिलासपुर के लोग अस्पताल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मनीष ने बताया कि अस्पताल में ना तो कर्मचारी हैं, ना डॉक्टर, सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी करने आते हैं। इस अस्पताल के विषय में मेरी बात माननीय एमएलसी विधायक श्री चंद शर्मा जी से भी बात हुई। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया और उन्होंने एक लेटर भी लिखा डीएम के लिए, और माननीय महेश शर्मा जी के प्रतिनिधि आए थे, उनके सामने भी एक बात रखी गई। वो आए भी, उन्होंने यहाँ का दौरा भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बात रखेंगे। और एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें सांसद महोदय वगैरह इकट्ठे हुए और ये बात उन्होंने उठाई, लेकिन इसका कोई जनता को फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी बात अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जयप्रताप सिंह जी से, लेकिन कुछ कार्रवाई धरातल पर नहीं हो पाई है। जी सर, यहाँ से करीब 18-20 किलोमीटर की दूर पे जिम्स हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, और वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। अगर हम वहाँ पर इलाज के लिए जाते भी हैं तो वहाँ पर दिल्ली तक के, नोएडा से लोग आते हैं और हम लोगों को यहाँ बेड नहीं मिल पाते हैं। अब जैसे कि हमारे बिलासपुर कस्बे में स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, अगर इसमें सुविधा उपलब्ध हो तो हमें उधर जाने की जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन अभी तो ये बंद पड़ा है। हाँ, अभी ये बंद पड़ा है। पहले भी यहाँ डॉक्टर नहीं आते थे, वार्ड वही टैबलेट वगैरह दे देते थे, मतलब डॉक्टर नहीं थे यहाँ पर। उम्मीद है इसी रिपोर्ट का कुछ असर होगा। लोग अस्पताल के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अपने गांव में, अपने शहर में और मोहल्ले में। इस महामारी ने इतने लोगों की जान लेकर बाकी बचे लोगों को यही जिम्मेदारी दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद जब भी महामारी के चढ़ने का ग्राफ सीधा होगा, उतरने का भी वैसा ही होगा। इसके बीच कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन महामारी की संख्या तेजी से इसी तरह कम होने लगती है। यही दिल्ली और एनसीआर में हो रहा है। इस संकट ने मदद करने वाले एक से एक नायकों को आगे किया है, जिनकी कहानी शायद कभी पूरी तरह दर्ज ना हो पाएगी। उन्हें पता है, लेकिन तब भी वे मदद का काम करते रहेंगे, कर भी रहे हैं। गाजियाबाद के मोहन नगर के एक डेंटल कॉलेज में 150 बेड का कोविड केयर सेंटर। यहाँ कोरोना मरीजों को दवा से लेकर ऑक्सीजन और खाने से लेकर सभी अहम टेस्ट मुफ्त हैं। इस कोविड केयर सेंटर में नोएडा और गाजियाबाद के गांव के लोग इलाज कराने आते हैं। ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर गांव से रोहित कुमार अपनी मामी को 6 दिन पहले कोरोना लक्षण होने पर इस कोविड केयर सेंटर में लेकर आए। बताते हैं कि दूसरे अस्पताल पैसे भी ज्यादा मांग रहे थे और इलाज की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे थे। यहाँ पैसा भी नहीं लगा और इलाज भी बढ़िया मिल रहा है। फिर इनसे हुआ, ये बेचारे फ्री में लेके आए, यहाँ भर्ती भी किया, यहाँ पे डाला भी, सब ट्रीटमेंट ऑक्सीजन वगैरह जो ज़्यादा ज़रूरी थी वो दी, ऑक्सीजन दी, फिर 1-2 दवाई टेबलेट वगैरह दे के अपना अब आराम है। अब आराम। तो कैसा, मतलब इलाज किस तरह का मिल रहा है और कैसे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गाजियाबाद के गढ़ी कुमेड़ा गांव से मुजम्मिल भी अपनी अम्मी को 1 दिन पहले यहां लेकर आए। मुजम्मिल की अम्मी को डायबिटीज है और ऑक्सीजन की समस्या हुई तो सीधा यहां ले आए। यहाँ क्यों लेकर आए आप? मतलब वहाँ कोई अस्पताल नहीं है क्या? नहीं, अस्पताल तो नहीं है। एक तो फ्री सेवा है, हाँ, फ्री ऑक्सीजन। अच्छा, और सुविधा भी अच्छी है। अच्छा, तो मतलब अभी कैसी स्थिति है उनकी? सही है, अब नॉर्मल है, मतलब खा पी भी रही है सही। अच्छा, और यहाँ इलाज किस तरह का दे रहे हैं ये लोग? सही दे रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं। दरअसल ये सारी सुविधा खालसा हेल्प इंटरनेशनल नाम की संस्था कोरोना मरीजों को मुफ्त दे रही है।
कोरोना मरीजों के उपचार के लिए ये इस संस्था का लेवल 2 का इंतजाम है, जो 10 दिन पहले शुरू हुआ है। इससे पहले इसी संस्था ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे के बाहर सबसे पहले ऑक्सीजन लंगर शुरू किया, जिसमें 5 से 6 हजार लोगों को 22 अप्रैल से 15 मई तक उस समय ऑक्सीजन देकर बचाया गया जब पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। अब खालसा हेल्प नाम की ये संस्था कोरोना का बाकायदा अस्पताल बनाने की सोच रही है। सर, अब हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। वर्ल्ड का पहला कोविड हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं खालसा हेल्प इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे। उसमें सारा ए से लेके जेड तक कोरोना की फाइट के लिए ही वो हॉस्पिटल खुलेगा। उसमें सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप हॉस्पिटल में नहीं भी एडमिट होना चाहते हैं, घर में आप रहना चाहते हैं, अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं, उसके लिए भी सिटी स्कैन खालसा हेल्प ने एक दूसरा स्टेप उठाया। फ्री लंगर के बाद एक सिटी स्कैन का भी लंगर ही मान लीजिए, ये भी हमने लंगर खोल दिया है। एक सिटी स्कैन 5 से 6 हजार का होता है, बिल्कुल फ्री। एडमिट हुए मरीजों को तो मुफ्त खाना दिया ही जा रहा है। अपने घरों में जो लोग बीमार हैं और जरूरतमंद हैं, ऐसे 200 घरों में भी 2 समय का खाना मुफ्त भेजा जा रहा है। और बेहद अहम बात ये कि आने वाले समय में ये संस्था उन परिवारों को गोद लेने की तैयारी भी कर रही है जिनके कमाने वाले सदस्यों को इस महामारी ने इनसे छीन लिया। लेकिन अपनी इस कोशिश में इनको आपकी भी मदद चाहिए। जब कोरोना का सबसे मुश्किल समय चल रहा था, तब ये संस्था आगे आई, ये लोग आगे आए और इंसानियत की खूब सेवा की, आज भी कर रहे हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि इसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए आम लोग बड़ा दिल दिखाएं और इनकी मदद करें। इस मौके पर मशहूर दिवंगत कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।